कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि ताजमहल बिकने वाला था। ताजमहल बिकने वाला था बॉस। ताजमहल जिसे दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, वो एक वक्त में सिर्फ 2 लाख रुपए में बिक गया होता। ताजमहल को गिराने की तैयारी हो चुकी थी। ताजमहल जिस संगमरमर से बना है, उस संगमरमर को बेचने का प्लान बन गया था। और तो और जिस जगह पर आज ताजमहल है, वहां पर एक मंदिर होता अगर वो बिक गया होता तो। सुनने में ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, बहुत हैरान कर रही होंगी, लेकिन ऐसे दावे किए जाते हैं कि ताजमहल गिराया जा चुका होता या बिक चुका होता और वहां पर मंदिर होता अगर उसे गिराने और बेचने का प्लान का काम बीच में ना छोड़ दिया जाए। और यह सब हुआ था आज से 191 साल पहले, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। यह हैरान करने वाली कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ताजमहल के बारे में जान लीजिए। ताजमहल जो है वो सन 1631 से लेकर, ताजमहल की बात कर रहा हूं ना, 1631 से लेकर 1648 के बीच में, मतलब करीब 17 साल लगे। 17 साल। और इसे बनाने में उस समय करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था। 3 करोड़ 20 लाख। और यह उस जमाने का है। आज के जमाने में पता नहीं कितने 100 करोड़ हो जाएगा, कितने हजार करोड़। जो आज के हिसाब से, अच्छा कैलकुलेशन कीजिए अगर मोटे तौर पे, तो 7,000 करोड़ रुपए बनता है आज का। 7,000 करोड़ रुपए आज का, उतने में बना था ताजमहल। लेकिन इसी ताजमहल को सिर्फ 2 लाख रुपए में बेचने की तैयारी हो चुकी। ताजमहल को बेचने का आइडिया कब, क्यों और किसके दिमाग में आया, इसकी पूरी कहानी आज आपको बताने वाला हूं। यह साल 1830 का समय था और उस समय तक मुगल सिर्फ नाम के रह गए थे। काफी हद तक कंट्रोल अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त कलकत्ता से अपना कारोबार ऑपरेट करती थी और वहीं से दूसरी जगहों को कंट्रोल करती थी। उस वक्त बंगाल के अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1830 का यह वो टाइम था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच 1824 से 1826 तक युद्ध चला था। इस युद्ध का खर्च ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उस वक्त करीब 1 करोड़ 30 लाख पाउंड पड़ा। पाउंड। युद्ध का खर्च निकालने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्ज तक लेना पड़ गया था। इसी की वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक को इंग्लैंड से आदेश आया कि खर्च कम करो भैया और थोड़ा इनकम बढ़ाओ। आदेश मिलने के बाद विलियम बेंटिक खर्च कम करने और कंपनी का खजाना भरने के नए नए तरीके ढूंढने लगे। क्या करूं कि इनकम बढ़ जाए। भाई का दिमाग चलने लगा। कंपनी का खजाना भरने के लिए विलियम बेंटिक कई जगह घूमा। क्या करूं इंडिया में कि पैसा आए। कहा जाता है कि 1831 में विलियम बेंटिक आगरा पहुंचा और उसकी नजर आगरा के लाल किले पर पड़ गई। जैसे दिल्ली में लाल किला है, वैसे आगरा में भी एक लाल किला है। तो जैसे ही उसने लाल किला देखा, उसकी हरी बत्ती जल गई। अरे भैया, ये तो पैसा दिख रहा है। विलियम बेंटिक को लगा कि किले का पत्थर बेचकर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। यह दावा किया जाता है कि विलियम बेंटिक ने आगरा के लाल किले के बहुत सारे पत्थर निकालकर बेच दिए। किले का शाही हमाम, जहां बादशाह नहाते थे, उसके बारे में दावा किया जाता है कि उसे भी बेच दिया गया। यह उसी शाही हमाम की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। शाही हमाम पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ था। इसके अलावा किले में जहां जहां संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था, उसे भी बेच दिया गया, दावा किया जाता है। लेकिन आगरा के लाल किले से संगमरमर बेचने के बाद विलियम बेंटिक की नजर ताजमहल पर पड़ी। वहां से तो उसको पैसा दिख गया। अब और कहां तो, अरे यहां तो ताजमहल भी है। उसे लगा कि अगर ताजमहल बेच दूंगा और उसका संगमरमर निकालकर बेच दूंगा तो खजाना भर जाएगा। उस समय आगरा भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। ताजमहल के रखरखाव का खर्च ज्यादा आ रहा था। तो दावा किया जाता है कि विलियम बेंटिक ताजमहल को तोड़कर उसका संगमरमर बेचकर खजाना भरना चाहने लगा। ताजमहल को तोड़ने के बारे में ब्रिटिश नेता और इतिहासकार मार्कस बेरेसफोर्ड ने अपनी किताब जर्नल ऑफ माई लाइफ इन इंडिया में लिखा। वो लिखते हैं कि आगरा की ऐतिहासिक इमारतों से निकाला गया संगमरमर उस समय के घरों के लिए ठीक नहीं था। इस संगमरमर का इस्तेमाल दूसरे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह संगमरमर साहब लोगों ने खरीदा और उसका इस्तेमाल पेपर वेट बनाने जैसे काम में किया। संगमरमर बेचकर सिर्फ 500 पाउंड की राशि जमा हुई थी। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि इस तरह का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इस आदेश की कॉपी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर एच पेन के पास थी, जिसके मुताबिक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताजमहल बेचने का भी प्रस्ताव दिया था। यह लिखा है किताब। अच्छा, ताजमहल को बेचने की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की योजना के बारे में एक विदेशी ट्रैवलर फैनी पार्क्स ने भी अपनी किताब
वॉन्डरिंग्स ऑफ अ पिलग्रिम इन द सर्च ऑफ अ पिक्चर्स क्यों में लिखा कि ताजमहल को बेचने की तैयारी हो गई थी, लेकिन सही कीमत नहीं मिल रही थी, वरना बेच देते भाई लोग। अभी तक 2 लाख का ही एक ऑफर आया, ये लिखा है किताब। अंग्रेजों को इस बात का भी डर है कि ताजमहल गिरने से दंगे भड़क सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक हिंदू ताजमहल को खरीदना चाहता है और उसके सामान यानी संगमरमर से वृंदाबंद में मंदिर बनाना चाहता है। फैनी पार्क्स ने जिस वृंदाबंद का जिक्र किया है वो आज का वृंदावन, और जिस हिंदू के बारे में कहा गया कि वो ताजमहल खरीदना चाहते हैं वो सेठ लक्ष्मी चंद जैन थे, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये ताजमहल खरीदने को तैयार हो गए थे। जिन सेठ लक्ष्मी चंद जैन का जिक्र फैनी पार्क्स ने अपनी किताब में किया, उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। सेठ लक्ष्मी चंद जैन जयपुर के रहने वाले थे, लेकिन उनका कारोबार मथुरा में भी था। सेठ लक्ष्मी चंद जैन राजाओं के पैसे का हिसाब रखते थे। जैसे आपके पैसे का सीए हिसाब रखता है, तो ये राजाओं के पैसे का हिसाब रखते थे। मतलब एक तरह का बैंकर सीए कह लीजिए, वो उस जमाने में होते थे। उस समय सेठ लक्ष्मी चंद को उत्तर भारत का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। लंदन का अखबार था द टाइम्स, उसने सेठ लक्ष्मी चंद को रॉथ्स चाइल्ड ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, क्योंकि रॉथ्स चाइल्ड जर्मनी का एक यहूदी परिवार था जो उस समय दुनिया का सबसे अमीर परिवार माना जाता। तो मतलब उस मैगजीन ने कहा कि उस दुनिया के सबसे अमीर परिवार का कोई भारत में अगर बच्चा है तो वो एक तरीके से सेठ लक्ष्मी चंद जी हैं। इतने अमीर थे वो। इसके बाद कहा जाता है कि 1831 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताजमहल की नीलामी की बोली लगानी शुरू कर दी। ताजमहल खरीदने के लिए सेठ लक्ष्मी चंद जैन ने 2 लाख रुपए की बोली भी लगाई कि 2 लाख में ताजमहल मुझे दे दो। हालांकि इस रकम को कम मानते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीलामी को रोक दिया। अच्छा, इसके कुछ महीने बाद कहा जाता है कि फिर से ताजमहल की नीलामी की कोशिश की गई। इस बार सेठ लक्ष्मी चंद जैन ने 7 लाख रुपए की बोली लगाई कि 7 लाख में लाओ ताजमहल दे दो। सेठ लक्ष्मी चंद जैन की बराबरी उस समय का कोई दूसरा ग्राहक कर भी नहीं पाया। उस समय का 7 लाख रुपया भाई, 1831 का बता रहा हूं, आज का कितना करोड़ हो गया। नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ती उससे पहले इन लोगों को ताजमहल बेचे जाने की खबर लग गई और लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि अगर ताज बिक गया तो आगरा के हालात बिगड़ सकते हैं, और इसी को देखते हुए विलियम बेंटिक ने ताजमहल बेचने का प्लान कैंसिल कर दिया। अगर उस समय ताजमहल बिक गया होता या गिरा दिया गया होता तो आज ताजमहल की जगह हो सकता था कि कोई और इमारत होती, हो सकता था कि वहां एक मंदिर होता, हो सकता है लक्ष्मीचंद जैन जी मंदिर बना देते, हो सकता था कि ताजमहल का नया मालिक वहां कोई पार्टी हॉल या फिर शादियों का आयोजन करवाना शुरू कर देता। इसको क्या पता भाई, उसने खरीदा, उसकी प्रॉपर्टी हो जाती ताजमहल। क्योंकि कई जगहों पर यह बताया गया कि एक समय ऐसा था कि अंग्रेज अधिकारी ताजमहल के अंदर पार्टी करते थे, यह भी कई जगहों पर लिखा हुआ। 1830 और 31 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आगरा के लाल किले और ताजमहल से संगमरमर और दूसरे कीमती पत्थर बेचने के अलावा ब्रिटेन भी भिजवाने का प्रयास किया। आज भी लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में ये पत्थर रखे हुए हैं। ये पिलर्स जो आप देख रहे हैं, ये लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के साउथ एशियन कलेक्शन में रखे गए। इन पिलर्स के बारे में दावा किया जाता है कि इनको आगरा के लाल किले से निकालकर ब्रिटेन भेजा गया था। 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लाल किले से काफी कीमती पत्थर ब्रिटेन भेजे थे। दावा है कि ये वही पिलर्स हैं। तो इस तरह की चीजें, बातें कही जाती हैं कि ताजमहल भी शायद बिक गया होता अगर अंग्रेजों की चलती।